दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा आने वाले बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। अब देखिए, अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, जहाँ पर पढ़ाते हैं। और गाइज जो टाइम बचा हुआ है स्पेशली रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर इनके बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं। यहाँ पर ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, यूपी पुलिस के लिए यहाँ पर बैचेस यहाँ पर नए बैचेस हैं, यहाँ पर किए जा रहे हैं। सो गाइस, ये जो बैचेस हैं इनकी खासियत ये है कि कम समय में आपको पूरा कंटेंट देंगे, आपको किसी प्रकार से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ्स वगैरह हैं, क्लास नोट्स हैं, ये आपको मिलेंगे। आप जो डाउट सेशन है वो भी यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पर गाइस रेलवे में स्पेशली यहाँ पर इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। और इनका सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल के, इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन होते हैं। और इनको आप अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पर फिलहाल 10% इनका जो रेफरल सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार आप हमारे रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये जो 10% का डिस्काउंट है इसको गाइज बाद में कम कर दिया जाएगा, केवल 5% ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फिलहाल आप अगर अनअकैडमी के जो बैचेस हैं इनको परचेज करना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम बचा हुआ है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां से आपको हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे खेमराज10, तो आपको जो भी बैचेस आप लेंगे उन पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां से गाइस आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। और दोस्तों ये आपका चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्लास इसमें होने वाली हैं। और दोस्तों देखिए, आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो जो संसूचक होते हैं यानी कि इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए, जैसे आपका सबसे पहले आपका आया आरेनियस, उसने अपनी परिभाषा दी। उसके बाद में ब्रांस्टेंट लोरी आया, उसके बाद में लुईस आया, इन्होंने अम्ल क्षार की परिभाषाएं दी। इसके बाद में पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, उसकी सहायता से कैसे कैसे अम्ल और क्षार हैं उनका हम पृथक्करण कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर जो अम्ल और क्षार है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कि कैसे कैसे अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं। और फिर हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आपके जो लवण है ना, लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं, लवण कैसे बनाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण लवण जैसे आपका पीओपी होता है, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, जिप्सम होता है, इनके बारे में कि कैसे बनाए जाते हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका अम्ल, क्षार और लवण। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अम्ल और जो क्षार की जो बेसिक जो परिभाषा दी थी, यानी कि जो फंडामेंटल परिभाषा है ना, बिल्कुल सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है अम्ल की, है ना। अम्ल के बारे में आपको ये चीज जाननी है। अगर एक शब्द में कहूं तो देखिए, पहले क्या था, पहले अम्ल की यह परिभाषा प्रचलित थी, कौन सी, कि भाई अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आपने इमली खाई है ना, गोलगप्पे खाए हैं, है ना, नींबू जो होता है ना, तो जो भी चीज आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो वे सारे के सारे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तथा दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई, ये जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उनको लाल कर देते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे मैं लिटमस पत्र कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये अम्ल की प्रॉपर्टी है कि वे सारे पदार्थ जो खट्टे हों, जैसे आपका दही है ना, नींबू है, नींबू की शिकंजी बनाते हो, है ना, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वे सारी चीजें जो स्वाद में खट्टी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये नीले लिटमस पत्र को लाल यानी कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके अम्ल है, इनकी आपकी क्या होती है, परिभाषा होती है। और अगर क्षार की परिभाषा की बात करें, बेस की बात करें, तो क्षार जो होते हैं ना वो स्वाद में कड़वे फील होते हैं। अगर इनको हम खाएंगे तो हमको कड़वाहट महसूस होगा। जैसे आपका साबुन जो है ना, साबुन जो है, साबुन को अगर आप टेस्ट करोगे तो वो क्या होता है, एक कड़ा कड़ा लगता है, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, क्षार। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इनो जो आती है उसकी बात करें तो वो आपके क्षार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आपका जो कास्टिक सोडा आता है ना, कास्टिक सोडा आता है
वो आपका क्षार की श्रेणी में आता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके क्षार होते हैं। ये आपकी बेसिक परिभाषा थी, ठीक है, शुरुआत में। अब बाद में परिभाषा चेंज हुई, आपको बताएंगे कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी, लेकिन ये इनकी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बार बार एग्जाम में पूछ जाती है कि बताइए अम्ल जो होते हैं लिटमस पत्र में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देते हैं। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए जो एसिड जो होते हैं, अम्ल होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र पर क्या इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, एक गिलास लिया, उसमें अम्ल डाल रखा है, उसमें अम्ल डाल रखा है और उसमें हम लिटमस पत्र लेके गए रेड वाला, तो बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना, लाल लिटमस पत्र यानी कि रेड लिटमस पत्र पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो रेड का रेड ही होगा। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पत्र लेके जाओगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें क्षार की, तो क्षार आपके पास है, आपके पास कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसका विलयन आपके पास है ना, उसमें अगर आप लिटमस पत्र को लेके जाओगे तो ध्यान रखना, लाल लिटमस पत्र होता है वो आपके ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड वाला ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्लू को लेके जाओगे तो ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कि लिटमस पत्र होता क्या है। तो देखिए लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र एक प्रकार का पेपर होता है, नॉर्मल अपना पेपर होता है ना, वैसा पेपर होता है, लेकिन ये साधारण पेपर नहीं होता। ये लिटमस पत्र होता है वो आपके थैलोफाइटा जो ग्रुप होते हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे जब हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब, तो आर.एच. व्हिटेकर ने जंतुओं का वर्गीकरण किया था, पादपों का, जंतुओं का, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लिटमस पत्र जो होते हैं, यहां पर प्रश्न कैसे पूछ जाएंगे, लिटमस पत्र किस ग्रुप का सदस्य? ध्यान रखना, लिटमस पत्र जो होता है वो आपके थैलोफाइटा ग्रुप होता है, उसमें लाइकेन एक पौधा होता है, ध्यान रखना लाइकेन, उससे आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन वो आपके कवक और शैवाल के बीच की जोड़ी होती है, यानी कवक और शैवाल सहजीविता के रूप में रहते हैं। ध्यान रखना, कवक और शैवाल सहजीविता के रूप में होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में। भाई लाइकेन होते हैं वो किसके बीच की एक कड़ी होती है? ध्यान रखना, ये आपके कवक ना तो कवक होते हैं ना ही शैवाल होते हैं, ये कवक और शैवाल दोनों का मिश्रण जोड़ी होता है, उसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो ध्यान रखना, लिटमस पत्र जो होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप जो होता है उसमें एक लाइकेन पौधा होता है, उससे बनाए जाते हैं। और ये आपके नॉर्मल जो पेपर होते हैं ना वैसे होते हैं, हमने तो बहुत प्रैक्टिकल किए हैं 12th में, ठीक है, तो हमको पता है ना। तो आपके ऐसे लिटमस पत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई ऐसा आपके पास लिटमस पत्र है जो आपका क्या है, उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो आपसे पूछा जाता है बताइए उसका रंग कैसा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ऐसा लिटमस पत्र जो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो उसका कलर कैसे होता है? ध्यान रखना है, उसका कलर होता है बैंगनी यानी कि पर्पल कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके बारे में था लिटमस। अब देखिए लिटमस क्या होते हैं? लिटमस एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, यानी कि संसूचक होते हैं। अब पढ़ते हैं हम संसूचक क्या होते हैं, यानी कि इंडिकेटर होते क्या है। तो देखिए संसूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, संसूचक जो होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जब वो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं ना, तो या तो उनका रंग चेंज हो जाता है या उनकी गंध चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, यानी कि संसूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जब ये किसी अम्ल या किसी क्षार के संपर्क में आते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके संसूचक होते हैं, केमिकल जो इंडिकेटर होते हैं, वो आपके कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मेनली हैं। और यहां से गाइस जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत सारी किताबों में मिलता ही नहीं है। ये जो टॉपिक है ना इंडिकेटर वाला, ये मिलता ही नहीं है, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। देखिए प्राकृतिक संसूचक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे संसूचक जिनको हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें तो लिटमस पत्र जो होता है, आपको बताया था भाई एक पेड़ होता है लाइकेन, उससे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हल्दी जो होती है, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी जो होती है वो आपका क्या होती है? नेचुरल होती है। लाल गोभी होती है वो भी नेचुरल होती है। अब कहेंगे सर लिटमस पत्र तो हमने देख लिया, भाई लिटमस पत्र जो होता है जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा, है ना, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और अगर ये क्षार के संपर्क में आया तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब आप कहेंगे सर हल्दी कैसे इफेक्ट करेगी? तो ध्यान रखना, आपने अगर देखा होगा, मान लीजिए हमारे कोई कपड़े हैं, कपड़ों पर गलती से हल्दी लग जाती है, और जब वो कपड़ों को धोते हो साबुन से, और साबुन क्या होता है? क्षार होता है, तो आपने देखा होगा जो हल्दी है ना, जहां पर हल्दी लगी है उसका कलर लाल लाल सा हो जाता है, लाल भूरा। तो इसी की वजह से होता है। प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है ना, वैसे तो आपको पता होना चाहिए भाई हल्दी का जो रंग है,
हल्दी का रंग है जब साबुन से धोते हो तो लाल क्यों हो जाता है? तो ध्यान रखना है, हल्दी जो होती है, हल्दी संपर्क में आती है किसके? क्षार के। और क्षार भाई साहब क्या करेंगे? क्षार अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो आपका इंडिकेटर है ना, उसमें क्या होता है, आपको बताया था भाई, संसूचक होते ही क्या है, जब वो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो खुद का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हल्दी होती है, लेटुस पत्र होते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। लाल गोभी होती है, ये जब किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं वो आपके प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बात करते हैं संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए, ऐसे संसूचक जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ऐसे संसूचकों कहते हैं हम सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित। देखिए कौन कौन से एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो एग्जांपल है ना गाइस, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो एग्जांपल याद रखना है। देखिए, एक तो है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और एक आपका फिनोफ्थलीन। दोनों एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक इंडिकेटर का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित संसूचक का उदाहरण है, बताइए। तो आपको इनमें से दोनों में से दे देगा, मीथेल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन। ध्यान रखना, दोनों आपके संश्लेषित सूचक की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं गंधीय सूचक, और इसका प्रश्न भी 2018 में कम से कम 5 से 7 बार तो मैं आपको बता चुका हूं। तो इन्हों बोलते हैं ओलाफैक्टरी, ठीक है, गंधीय सूचक। अब देखिए, ये सूचक ऐसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जब किसी अम्ल या क्षार के कॉम्बाइन में आते हैं, यानी कि जब ये आपकी किसी अम्ल या क्षार के कांटेक्ट में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो इनकी गंध में चेंज हो जाता है ना, इनकी जो खुशबू है ना वो बदल जाती है ना। यानी कि गंधीय सूचक क्या होते हैं? ओलाफैक्टरी जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ये जब किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं ना, तो इनकी गंध जो होती है ना, खुशबू, वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं गंधीय सूचक यानी कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। जैसे बात करें प्याज जो आप खाते हो, है ना, पोटैटो नहीं, प्याज जो होता है, प्याज है ना, तो प्याज जो होता है वो, इसके अलावा लौंग, ठीक है, लौंग जो होती है ना, लौंग का तेल आपको पता होगा, निकालते हैं। वेनिला जो है इसका एग्जाम्पल है, प्याज, आपका लौंग और आपका वेनिला, ये तीनों इससे एग्जांपल है। ध्यान रखना, ओलाफैक्टरी के पूछे गए थे 2018 में, ठीक है। आगे बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक, जिनको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो लाइन है ना गाइज, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। एक एक लाइन लिख रही है ना, पूरी की पूरी जबरदस्त है, पूरी तरह रेलवे ओरिएंटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होगे ना, तो एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको 9th और 10th का सिलेबस के आधार पर मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये पूछी गई थी, बताइए कौन निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक सूचक के बारे में सत्य है। तो वहां पर नीचे लिखा गया था कि भाई सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, वो अनेक प्रकार के सूचकों का मिश्रण होते हैं, यानी कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जो आपके सार्वत्रिक सूचक होते हैं यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार जो इंडिकेटर होते हैं उनके क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो तीनों प्रकार के आपके संसूचक होते हैं, नेचुरल हो चाहे संश्लेषित हो चाहे गंधीय सूचक हो, इनकी सहायता से हम इनकी जो प्रबलता है उसको ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इनकी जो कितनी पावर है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हम पीएच स्केल से ज्ञात कर सकते हैं ना, भाई ये 5.5 का है, 1.2 का है, तो ये जो सारे हैं इनसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जो सार्वत्रिक सूचक है, ध्यान रखना, सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से हम जो भी अम्ल है और क्षार है उसकी प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे गाइस आपके प्राकृतिक संसूचक, वो आपके केमिकल संसूचक यानी कि आपके रासायनिक संसूचक, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, जो आपके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार की अवधारणाएं दी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। वहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल, क्षार और लवण की अपने अपने सिद्धांत दिए थे, अपनी अपनी थ्योरीज दी थी उनके बारे में, और यहीं से गाइस बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। सारे प्रश्न आपको करा देंगे। देखिए, सबसे पहले आया था आपके आरएनएस। आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने बड़ी सिंपल से डेफिनेशन दी, भाई ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाने पर H+ आयन देते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी, भाई ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलो और जल में घोलने पर अगर उन्होंने H+ आयन दिया वो कहलाएंगे अम्ल, और जिन्होंने OH- आयन दिया वो कहलाएंगे क्षार। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा, आरएनएस ने कहा कि अगर आप जल में घोलोगे और वो H+ आयन देते हैं, है ना,
H प्लस आयन क्या करेंगे, दान करते हैं, दाता जो है वो आपके कहलाते हैं एसिड यानी कि आपके अम्ल। और जो पदार्थ आपके OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, है ना, OH माइनस आयन दाता, वो आपके कहलाते हैं बेस यानी कि क्षार। बताइए, बड़ा सिंपल सा है भाई, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने सिंपल सा कह दिया कि ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं वो आपके एसिड कहलाते हैं और आपके जो OH माइनस आयन देते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम तीनों, आपको पता होगा भाई अम्लों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको तीन पता होंगे, ये एक तो H2SO4 भाई साहब आपको पता होंगे, एक आपका HCl और एक आपका HNO3, याद है ना आपको तीनों अम्ल। तो देखिए, अगर ये इसी प्रकार से मान लीजिए इसको इसके विक्र कराएंगे तो आपका बनेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अगर दोबारा से जल में घोलेंगे, है ना, तो ये अपने आयन इस प्रकार से त्यागेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। भाई एक H निकाला, है ना, दो H2SO4 था ना, अगर एक हाइड्रोजन निकाला, एक H प्लस निकाला तो प्लस, इसके ऊपर प्लस आएगा तो इसके ऊपर माइनस भी, आवेश बराबर होंगे। तो अगर एक और निकाल दिया तो इसके ऊपर माइनस के 2 आ जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अगर इसको घोलेंगे HCl को तो ये H प्लस और Cl माइनस के रूप में आ गया। अगर इसको आप घोलोगे तो ये आपके H प्लस और आपके NO3 माइनस के रूप में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों जो हैं जल में घोलने पर H प्लस आयन दे रहे हैं। देखिए, H प्लस आयन दे दिया, इसने भी H प्लस आयन दे दिया और इसने भी H प्लस आयन दे दिया, इसलिए आपके तीनों के तीनों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा भाई, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल, और जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार। एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा गया था और वो प्रश्न ये था कि बताइए अम्लों में निम्न में से कौन सा, अम्लों में से जो सभी अम्ल होते हैं उनमें निम्न में से कौन सा आपका जो तत्व है वो यहां पर मौजूद रहता ही रहता है, ये प्रश्न पूछा गया था। सारे के सारे जो अम्ल हैं उनमें निम्न में से कौन सा पदार्थ, वो कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो ध्यान रखना, सारे के सारे जो अम्ल होते हैं ना उनमें हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न 2018 में बहुत बार रिपीट हुआ था। अब देखिए, इसी प्रकार से बात करें OH माइनस आयन दाता की, जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा, देखिए मान लीजिए आपका NaOH है, NaOH, और इसका जल में विलय किया तो ये Na प्लस और आपके OH माइनस रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करें KOH की तो ये क्या हुआ, ये आपके K प्लस और आपका OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए OH माइनस दे दिया तो आपके आरएनएस के अनुसार ये क्या होते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आप आरएनएस ने कि भाई जो H प्लस आयन दे सकते हैं वो आपके कहलाएंगे अम्ल और जो OH माइनस आयन दे सकते हैं वो कहलाएंगे आपके क्षार, इस प्रकार से। अब देखिए, इन्होंने अम्ल और क्षारों को कैटेगराइज भी किया, कैसे, एक आपके प्रबल अम्ल, एक आपके दुर्बल अम्ल, एक आपके प्रबल क्षार और आपके दुर्बल क्षार। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, कैसे कैसे दुर्बल अम्ल, कैसे कैसे दुर्बल क्षार होते हैं। देखिए, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसे अम्ल, है ना, ऐसे अम्ल जो जल में मिलाने पर तुरंत ही H प्लस आयन दे देते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में मिलाने पर तुरंत ही H प्लस आयन दे देते हैं, मतलब टाइम नहीं लगाते हैं, या पूरी तरह जल में आयनित हो जाते हैं। क्या कहा इन्होंने भाई, ऐसे अम्ल जो जल में मिलाने पर पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल ये तीनों के तीनों हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, ये आपको ध्यान रखना। इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, या आपके प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। भाई दुर्बल अम्ल जो होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिनको जल में मिलाने पर या तो वो पूरी तरह जल में आयनित नहीं होंगे, है ना, जल में मिलाएंगे तो अपने अपने आयनों में विभक्त नहीं होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, या फिर विभक्त होंगे तो बहुत टाइम लेंगे। तो ऐसे जो अम्ल होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड, यानी कि आपका दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे उनको, वीक एसिड या फिर दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, देखिए CH3COH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और एक आपको होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये आपके होते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल में इतना सा है। प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको जल में डालने पर अपने अपने आयनों में तुरंत विभाजित हो जाते हैं या पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जो अपने आयनों में विभाजित नहीं होते हैं या बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड का नाम लें तो एक आपका है CH3COOH,
इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और एक आपका होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। इसी प्रकार से बात करें हम किसकी, आपके प्रबल क्षार की और दुर्बल क्षार की, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों है आपके प्रबल अम्ल होते हैं, वो आपके प्रबल क्षार होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि NaOH जो है और KOH है ये आपके तुरंत ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, या पूरी तरह अपने अपने आयनों में, यानी कि NaOH है Na+OH- और KOH K+OH- में विभक्त हो जाता है। ध्यान रखना ये आपके NaOH और KOH दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि आपके प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। अब बात करें दुर्बल क्षार के उदाहरण की, है ना, पूछ ले भाई दुर्बल क्षार कौन सा दुर्बल क्षार है, तो ध्यान रखना दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस जो होता है, वीक बेस, उसमें देखिए कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका आता है MgOH2, ये वही MgOH2 है जिसका उपयोग आप किस में करते हो, अरे ये वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको। ध्यान रखना क्या कहा जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखना ये इसका दूसरा नाम है। और पूछ जाता है बताइए निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा आपका दुर्बल क्षार है, तो ध्यान रखना MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि आपका इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वैसे इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है इसका रासायनिक नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक एग्जांपल और आप लिख सकते हो जिसको हम बोलते हैं NH4OH, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल और है दुर्बल क्षार का ही NH4OH। इसका नाम बताइए क्या होगा भाई, आपको मैंने नाम लिखाना पहले ही सिखा दिया था। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनका नाम तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। अच्छा मैंने इनके नाम नहीं बताए, ध्यान रखना। ये होता है आपका H2SO4, इसको बोलते हैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है आपका HCl जिसको बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक आपका होता है HNO3, इनको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते हैं। तो आशा करते हैं कि RNAS की संकल्पना आपको क्लियर हो गई होगी। बड़ा सिंपल सा, जो आपको जल में घोलने पर H+ आयन देंगे वो आपके कहलाएंगे अम्ल, और जो आपके OH- ग्रहण वो आपके जो OH- देंगे उन्हें हम बोलेंगे क्षार। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। आपके जो ब्रास्टेंट लोरी था उन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन दी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब देखिए जो आपके RNAS ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, RNAS ने जो थ्योरी दी थी, उसमें कमी क्या रह गई, उसमें कमी ये रह गई थी कि RNAS ने कहा था कि जो H+ देंगे वो आपके अम्ल, और जो आपके OH- देंगे वो आपके क्षार। लेकिन बहुत सारे ऐसे अम्ल थे जो H+ आयन दे ही नहीं रहे थे, लेकिन वो अम्ल थे, और बहुत सारे ऐसे क्षार थे जो आपके OH- आयन दे ही नहीं रहे थे, जबकि वो क्या थे, क्षार थे, और H+ आयन दे रहे थे, है ना, वो आपके H+ आयन नहीं दे रहे थे, है ना, जबकि वो अम्ल थे। और कुछ ऐसे पदार्थ थे जो आपके OH- आयन नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो आपके क्षार थे। तो फिर यहां पर RNAS का जो सिद्धांत था आपके काम नहीं किया। आगे फिर आपके जो ब्रांस्टेंट लोरी थे, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था ब्रांस्टेट, एक का नाम था लोरी। इन्होंने अपना खुद का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई OH- को गोली मारो, हम सिर्फ देंगे H+ के आधार पर। H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके ब्रांस्टेंट लोरी ने क्या सिद्धांत दिया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन देंगे, यानी कि H+ देंगे, ये परिभाषा सेम वो की वो है, RNAS में जो परिभाषा थी ना वो सेम की सेम रख दी। देखिए कि जो प्रोटॉन का दान करेंगे, प्रोटॉन देंगे, वो तो आपके कहलाएंगे अम्ल, लेकिन जो प्रोटॉनों को ग्रहण करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षार। यानी कि जब किसी पदार्थ को आप जलीय विलयन में घोलोगे, पानी के अंदर घोलोगे, जब किसी पदार्थ को आप पानी के अंदर घोलोगे, तो अगर वो आपके प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि H+ आयन दे रहा है, त्याग कर रहा है, तो कहलाएगा अम्ल, और अगर वो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। चलिए दो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको इन चीजों को समझाता हूं। देखिए कैसे। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी, जो पानी होता है ना, वाटर जो होता है, अम्ल भी होता है, क्षार, दोनों की तरह व्यवहार करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब पहले बात करते हैं यहां पर इसकी H2O की और इनकी। देखिए
अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर देखिए, जो आपको पता होगा भाई, आपका जो पानी होता है, वाटर जो होता है, वाटर किस प्रकार से ब्रेक होगा, H2O जो होता है वो आपके इस प्रकार से टूटता है, H+ और आपका OH- के रूप में, है ना, ऐसे टूटता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो H2O है वो इस प्रकार से H+ और OH- के रूप में टूटेगा। तो यहां पर आपका जो ब्रांस्टेड लोरी है उसके अनुसार क्षार की परिभाषा क्या है कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्षार है और प्रोटॉन को जो त्यागेगा वो क्या आपका अम्ल है। तो यहां पर जो आपका पानी है वो अपने H+ आयन का त्याग कर देता है और वह OH- फॉर्म में आ जाता है, यानी कि इसमें H+ आयन क्या किया है, त्याग कर दिया, मतलब दे दिया। इसलिए यहां पर H2O क्या हो गया, H2O अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर NH3 था, इसने H+ को क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया, है ना, H+ को क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण करके ये NH4+ के रूप में आ गया। तो क्या बताया था भाई, जो प्रोटॉन का ग्रहण करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, है ना, प्रोटॉन का जो आपका एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं क्षार, और जो प्रोटॉन का डोनेट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। तो इस प्रकार से यहां पर जो NH3 है एक प्रकार का क्षार है, यानी कि एक प्रकार का बेस है, क्योंकि इसने H+ आयन को ग्रहण कर लिया। और यहां पर जो वाटर है, H2O है, उसने H+ आयन त्यागा और OH- फॉर्म में आ गया, इसलिए आपका जो जल है यहां पर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। आगे चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ना जो अम्ल है वो एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए यहां पर आपके जो आर्रेनियस था वो आपका जो ब्रांस्टेड लोरी था, उसने क्या कहा, जो आपके अम्ल होते हैं वो H+ आयन का त्याग कर देते हैं। तो यहां पर जो आपका HCl है वो अपने H+ आयन को त्याग करके Cl- फॉर्म में चला गया। क्यों भाई, जो HCl है वो इस प्रकार से टूटेगा, एक तो आपके H+ फॉर्म में और आपके Cl- के रूप में। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपका HCl है, जो अम्ल है, इसने क्या किया, इसने अपना H+ त्याग दिया और त्याग के ये Cl फॉर्म में चला गया। और जो हाइड्रोजन H+ आयन त्यागते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, जो HCl है वो एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अब बात करते हैं यहां पर देखिए, इसको देखिए पानी को, पानी ने क्या किया, वाटर ने क्या किया, इसने जो H+ आयन त्यागा इसको इसने क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। और जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। तो जो नीचे वाली अभिक्रिया है, अभिक्रिया नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वाटर है एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है ना, और यहां पे जो आपका H2 है वो एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये था आपका ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ब्रांस्टेड लोरी की जो संकल्पना है इसे ही हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार अभिधारणा। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। अब देखिए क्यों, कैसे, देखिए अगर कोई आपका पदार्थ है वो अम्ल बनता है ना, अगर कोई पदार्थ है वो आपका अम्ल होता है, तो यहां पर देखिए ये जो होता है ना NH4+ के रूप में, तो ये तो आपका है संयुग्मी अम्ल। क्या होता है ये, संयुग्मी अम्ल। और जो आपका ये माइनस की फॉर्म में होता है उसमें हम बोलते हैं संयुग्मी क्षार। ये आपको ध्यान रखना है, संयुग्मी क्षार। ठीक है, पूछ लिया आपसे अभिक्रिया में, आपको ये अभिक्रिया देख के बताइए इसमें संयुग्मी अम्ल कौन सा है, संयुग्मी क्षार कौन सा है। तो जो प्लस वाला होता है उसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल, और जो माइनस वाला बनता है उसे बोलते हैं संयुग्मी क्षार। तो इसे संयुग्मी अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये आपका था ब्रांस्टेड लोरी का। अब देखिए कमी क्या रह गई, ब्रांस्टेड लोरी की कमी रह गई। क्या कमी रह गई, देखिए एक तो आपका CO2 था, एक आपका था BF3, ऐसे कई ऐसे यौगिक थे, है ना। जब क्या हुआ, जब इनको जल में घोला गया तो इन्होंने H+ आयन का त्याग नहीं किया, किसी ने H+ आयन ग्रहण नहीं किए। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हम नहीं बता सकते ब्रांस्टेड लोरी के आधार पर कि CO2 और BF3 हैं। बताइए, वो BF2 नहीं है, BF3 है ना। बताइए कि ये अम्ल है या क्षार है, तो आपके ब्रांस्टेड लोरी नहीं बता पाया। तो इस कारण जो ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना है यहीं पे रुक जाती है। आगे इसके बाद में आता है आपका लुईस, और लुईस की जो परिभाषा है वो शानदार है, ध्यान रखना। चलिए अब हम पढ़ते हैं लुईस की अवधारणा। इसको आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगला जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो आपके लुईस ने दिया गया था। अब देखिए लुईस ने क्या कहा, लुईस ने अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर परिभाषा दी है। अब देखिए पहले जो हम परिभाषा पढ़ रहे थे वो H+ के आधार पर थी या प्रोटॉन के आधार पर थी। अब देखिए H+ हो या प्रोटॉन हो वो धनावेश होते हैं, तो वहां पर हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी अम्ल की, भाई जो H+ आयन का दान करते हैं वो आपके होते हैं अम्ल। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अब यहां पर परिभाषा दे रही थी इलेक्ट्रॉन के आधार पर,
और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, और उसका क्या है, उसका दुश्मन है। इसका मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी। वहां पर क्या बताया था भाई, जो प्रोटोन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता वो आपके क्षार होते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दाता हैं वो तो जाएंगे क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होंगे वो होंगे अम्ल। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, यानी कि ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है ना, जिनकी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल, है ना। और ऐसे पदार्थ जिनकी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन धनी तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार। अब देखिए इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए अम्ल जो होते हैं, लुईस के अनुसार आपसे प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक लुईस अम्ल है, कौन सा एक लुईस क्षार है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो देखिए यहां पर बात करें आपके लुईस के अनुसार अम्ल की, तो ऐसे पदार्थ जिनकी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिनके पास, और सारे के सारे धनायन होते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब आप कहेंगे सर धनायन कैसे आपके लुईस अम्ल होंगे, तो देखिए जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम जो होता है, सोडियम की अंतिम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 8, 1। अब अंतिम कक्षा में आप देखोगे तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, भाई 7 इलेक्ट्रॉन कमी है ना, इसका मतलब क्या है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना अंतिम कक्षा में। तो ऐसे तत्व और सभी जो धनायन होते हैं वो आपके अम्ल की श्रेणी में आते हैं। एग्जांपल के रूप में BF3, AlCl3, Na+ और Mg+2, ये एग्जांपल तो आप याद ही कर लेना, धनायन तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना सारे के सारे धनायन होते हैं वो आपके लुईस अम्ल होते हैं, और आपके ऐसे तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, अष्टक अपूर्ण होता है, BF3 और आपका AlCl3। आगे बात करते हैं, आगे देखिए आगे बात करते हैं आपके क्षार के बारे में। दूसरा यहां पर है आपका क्षार, है ना, क्षार यानी कि बेस के बारे में। तो देखिए बेस वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब जिनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना, या सभी ऋणायन। अब देखिए ऋणायन देखो, हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। अधिकता का मतलब भाई 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा होने में, मतलब इनके पास अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो आपके क्षार होते हैं। तो आप मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भैया आपका इस प्रकार से होगा 2, 8, 7। तो अंतिम कक्षा में से बताइए इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता, दे सकता है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, लुईस के अनुसार क्षार। और ध्यान रखना जो सारे सारे ऋणावेश होते हैं वो लुईस के अनुसार क्षार होते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपसे पूछ ले बताइए H2O और NH3 किस प्रकार से आपके क्षार होते हैं, सिद्ध कीजिए, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, सिद्ध करना तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए जो H2 है ना, H2O, तो इसको जब आप लिखते हो तो इस प्रकार से लिखेंगे OH और H, इस प्रकार से इसकी आप बनाएंगे ज्योमेट्री। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होता है भाई, दो तो एक तो बंद यहां बना लिया, एक बंद यहां बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। जब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए ऐसे, है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं पेयर दान करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसी प्रकार से बात करें NH3 की, जो आपका NH3 होता है वो इस प्रकार से होता है आपका, देखिए यहां पर आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस प्रकार से होता है। अब देखिए नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, तो यहां पर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 देखो, एक बंद बना लिया, दूसरे ने बंद बना लिया, तीसरे ने बंद बना लिया, जबकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर के, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, इनको ये दान कर सकता है। और लुईस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, दाता होते हैं, उन्हें हम क्षार बोलते हैं। तो ध्यान रखना लुईस अम्ल का उदाहरण ध्यान रखना NH3 है, ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना लुईस अम्ल का ये जबरदस्त एग्जांपल है NH3। ठीक है गाइस, तो आज अब चलिए लास्ट में हम आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, जो आपके इंपोर्टेंट अम्ल होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं बार बार पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा कौन से जीव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कौन सा अम्ल कहां से प्राप्त होते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इंपोर्टेंट एसिड जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैंने सोचा बात हो रही अम्लों की, तो यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए पहला जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सिरका, तो यहां पर पूछा जाता है कि भाई सिरका जो होता है ना, सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना एसिटिक अम्ल, सिरका विनेगर इसको बोलते हैं। अब देखिए कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए आपने देखा होगा भाई जो फिल्में होती हैं,
फिल्में जो होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो आपके गैंगस्टर जो होते हैं लड़कियों के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, है ना, सिर के ऊपर। तो देखिए सिर पर डाल गया वो एसिड, कैसे याद करेंगे, सिर पर एसिड डाल गया, है ना, यानी कि एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखना सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। आगे जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे इंपोर्टेंट पीएच स्केल, भाई किस किस का पीएच कितना कितना होता है वो आपको आगे बताएंगे। दूसरा जो आपका है इमली, तो देखिए इमली को कैसे याद करेंगे, भाई आपको पता है जब हम इमली होती है, इमली का उपयोग आपके जो गोलगप्पे होते हैं उनका पानी बनाने में काम आते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं भाई, जब हम क्या करते हैं, जब हम ठेले जो होते हैं, है ना, ठेले जो होते हैं गोलगप्पे के, उसके पास से जाते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, जीभ में पानी जाता है, यानी कि टर टराने लग जाती है हमारी जो इमली जो होती है ना, वो इमली को देखकर हमारी जीभ टर टराने लग जाती है, मतलब खाने की इच्छा हो जाती है ना। तो कैसे याद करेंगे, इमली टर टरा रही थी, क्या बोलेंगे, इमली टरटरा रही थी, हमारी जीभ टरटरा रही थी इमली को देखकर। तो ये कैसे याद करेंगे, इमली जो होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे बात करते हैं लाल चींटी, तो कैसे याद करेंगे, चींटी आज फॉर्म में है, क्या बोलेंगे, चींटी आज फॉर्म में है, यानी कि चींटी आज फॉर्म में चल रही है। तो ध्यान रखना तो चींटी जो होती है ना, स्पेशली रेड यानी कि लाल चींटी जो होती है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, हमारे शरीर से एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस। तो ध्यान रखना है जो जठर रस होता है ना, यह आपके स्टोमक यानी कि अमाशय में निकलता है। जब भोजन जब हम करते हैं तो वो ग्रास नली की सहायता से अमाशय में जाता है और अमाशय के अंदर निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और अम्लीय माध्यम प्रदान करने के कारण आपका भोजन गलना शुरू हो जाता है। तो यहीं से आपका जो भोजन है ना उसका पाचन होता है। वैसे तो मुंह से ही जो आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह है इनका पाचन शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जठर रस जो पाया जाता है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना उसी को ही जठर रस बोलते हैं। आगे बात करते हैं संतरा जो होती है, ऑरेंज जो होती है, संतरा मौसमी, उसमें क्या होता है, उसमें पाया जाता है आपका एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है, संतरा जब खाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक और दे दे, क्या बोलते हैं, एक और दे दे, यानी कि एक और दे दे, है ना, एस्कोर्बिक अम्ल, एक और सिरका दे, है ना। तो ध्यान रखना है एस्कोर्बिक अम्ल, ध्यान रखना है एक और दे दे, है ना। आगे बात करते हैं दूध और दही, तो देखिए दूध दही जब पीते हैं ना तो क्या बोलते हैं भाई, दूध दही आराम से बैठकर लेटकर पीना चाहिए। तो कैसे याद करेंगे, दूध दही पियो लेटकर, आराम से दूध दही पीना चाहिए, है ना, गांव में आराम से दूध दही पीना चाहिए लेट के। तो क्या बोलते हैं, दूध दही पियो लेटकर। तो ध्यान रखना दूध दही जो होते हैं, दूध हो चाहे दही हो, उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, और आपको पता भी होगा भाई दूध की शुद्धता होती है उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा। और एक चीज और बता दूं, दूध का दही में जो कन्वर्ट करता है, यानी कि दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है वो आपका होता है लैक्टोबैलिसस। ध्यान रखना है, लैक्टोबैलिसस एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैलिसस बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सेब जो होता है, एप्पल जो खाते हैं ना, तो एप्पल जो होता है कैसे याद करेंगे भाई, जो मालिक होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, मालिक जो होते हैं क्या खाएंगे, सेब खाएंगे। तो ध्यान रखना सेब के अंदर क्या पाया जाता है, सेब जो होता है एप्पल, उसके अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। आगे बात करते हैं खट्टे पदार्थ, तो क्या कहेंगे, कई लोगों को खट्टे पदार्थों से एलर्जी होती है, तो वो क्या कहते हैं, खट्टे पदार्थों को रखो साइड में, क्या बोलते, खट्टे पदार्थों को रखो साइड में, है ना। तो क्या होता है, खट्टे पदार्थों की ट्रिक है भाई, खट्टे पदार्थ होते हैं पाए जाते हैं साइट्रिक, यानी कि साइड में रखो, यानी खट्टे पदार्थों को रखो साइड में। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि हमारा जो मूत्र होता है ना, जो मूत्र होता है यूरिन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। ध्यान रखना यूरिक एसिड उसमें पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये थे आपके इंपोर्टेंट आपके एसिड जिनके सोर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके पूछे जाते थे बार बार, तो उनको मैंने आपके सामने करा दिया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।